हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी PYQs की सीरीज़ में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे अपनी लाइफ में और बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है। 2025 में आप सभी का टारगेट होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब लेकर के रहनी है, क्लास 1-2 की पोस्ट लेकर के रहनी है। जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं, अगर आप ट्विटर अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बहुत ही जल्द हमें क्लास 2 GPSC क्लास 1-2 की भर्ती देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी तरफ से अपनी तैयारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखें, बहुत ही ज़बरदस्त रखें, और जिसके अंदर हमारा चैनल यानी पैशन एजुकेशन आपकी मदद के लिए हमेशा ही हाजिर है। PYQs किसी भी एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। उसी तरीके से करंट अफेयर का वेटेज, क्योंकि हम PYQs फॉलो कर रहे हैं तो आपने खुद भी महसूस किया होगा कि कितना ज़्यादा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब अगर कोई टॉपिक है ना, साइंस एंड टेक, तो उसमें भी करंट रिलेटेड चीज़ें कितनी ज़्यादा पूछी जा रही है। 50 to 60% का वेटेज हम देख रहे हैं पेपर 2 के अंदर। तो करंट अफेयर भी आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा। एंड इसी के साथ साथ जितनी भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी के लिए खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स वगैरह को ले करके, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन सभी के ऊपर ऐसे वीडियोस अपलोड करूँगी जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो और वो आपकी एग्ज़ाम में हेल्प कर सके। दोस्तों, बने रहे हमारे चैनल के साथ, अपनी तैयारियों को मजबूत कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, रिवाइज करते रहिए। यही बस एक मूल मंत्र है आपको आपकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने का। मित्रों, जितने भी लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड चलिए दोस्तों, आज के PYQs की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, उन्हें मैं बता दूं, हम PYQs में पेपर डिस्कस जो कर रहे हैं वो जो एग्ज़ाम्स GPSC क्लास 1-2 की 7/1/24 यानी एडवर्टीज़मेंट नंबर 47 2023-24 के है, उसको डिस्कस कर रहे हैं और उसका पेपर 2 हमने लिया है। बाकी की प्रीवियस वीडियोस में मैंने इसके पहले यानी 160 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए, आज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 से। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द AI सेफ्टी समिट 2023? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों डी, दैट इज UK। अब हम जान लेते हैं AI सेफ्टी समिट के बारे में, जो कि इंग्लैंड में हेल्ड हुई थी। समझ लेते हैं ये जो समिट थी ये किस मुद्दे पे थी, क्योंकि आप ऑब्वियसली पढ़ पा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट थी। ये AI, फ्रंटियर AI क्या है? बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज हाईली कैपेबल फाउंडेशन जनरेटिव AI मॉडल दैट कैन प्रोड्यूस रियलिस्टिक एंड कन्विंसिंग आउटपुट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो ऑन डिमांड। और इसी समिट के तहत ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन साइन किया गया। इट इज़ द फर्स्ट ग्लोबल पैक्ट ऑन टैकलिंग फ्रंटियर AI रिस्क। ये रिलेटेड था AI रिस्क। AI तो अपने साथ बहुत सारे फ़ायदे लेकर के आ रहा है, बट उसके बहुत ही ज़्यादा रिस्क भी हैं। उस रिस्क को इस डिक्लेरेशन के अंदर कंसिडर किया गया है। पूछा जा सकता है आने वाले दिनों में कि आपको ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से किस मुद्दों से रिलेटेड है, और उनमें से एक होगा AI रिस्क, तो आपको करेक्ट कर लेना है। एंड इट रिफ्लेक्ट्स अ हाई लेवल पॉलिटिकल कंसेंसस एंड कमिटमेंट अमॉन्ग द मेजर AI प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. It acknowledges the potential of AI to enhance human well-being but also recognize the risk posed by. ठीक है, ये बिल्कुल बहुत ही तरीके से बता रहा है कि AI का कितना ज़्यादा पोटेंशियल है जो हमारे ह्यूमन वेलबींग में हेल्प कर सकता है, और उसी के साथ साथ AI से बहुत ज़्यादा रिस्क भी रिलेटेड हैं जो बहुत ही सीरियस हार्म पहुंचा सकते हैं, या फिर अगर उनका डेलिबरेटली या अनइंटेंशनली भी मालिशियस चीज़ों के लिए यूज़ किया गया तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 162,
Which Indian city was recently named the City of Literature by UNESCO, making its first city in India to receive this distinction? सिटी ऑफ लिटरेचर का जो उपाधि मिला है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है सी, कोझिकोड को मिला है। इसे समझेंगे ध्यान से। ये जो सिटी ऑफ लिटरेचर का ये जो उपाधि डिस्टिंक्शन दिया गया है, ठीक है, ये एक प्रोग्राम के तहत दिया गया है और वो प्रोग्राम चलाया जाता है यूनेस्को के द्वारा और वो प्रोग्राम है क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। इसको लॉन्च किया गया था 2004 में और इस नेटवर्क के तहत क्राइटेरिया क्रिएट किए गए हैं जिस क्राइटेरिया के तहत जो सिटी उस पर बहुत ही ढंग से काम करती है या उसमें आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है तो उन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है या आप कहें उन्हें डेजिग्नेट किया जाता है इस पर्टिकुलर टर्म से। द नेटवर्क कवर्स 7 क्रिएटिव फील्ड्स। तो ये फील्ड्स याद रख लीजिएगा दोस्तों। क्राफ्ट एंड फॉल्क आर्ट हो जाता है उसमें एक, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, media arts and musics. Annual Conference of Mayors and other stakeholders of network cities offer a unique occasion to strengthen ties between creative cities from across the world. 2024 में ये ब्रागा पुर्तगाल में हेल्ड हुआ था। कोझिकोड क्यों मिला उसको, क्यों सिटी ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया, वो समझ लेते हैं। So it hosts many prominent personalities of Kerala's literary and cultural world, leading media houses, several libraries, over 500 libraries, and has also produced many films and theatre professionals over the year. अगर बात करें फर्स्ट मलयालम नॉवल कुंडुलथा जिसको मिस्टर अप्पू के द्वारा लिखा गया था इन कोझिकोड इन 1887 में। दूसरी इंडियन सिटीज़ देख लेते हैं जो इस यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के तहत आ जाती हैं। वो हैं जयपुर जिसको क्राफ्ट एंड फॉक आर्ट 2015 के अंदर डिस्टिंक्शन दिया गया, वाराणसी क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक, चेन्नई क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक, मुंबई फिल्म, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी, श्रीनगर क्राफ्ट एंड फॉक आर्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 163, ऑन विच डेट वॉज हैलोवीन डे सेलिब्रेटेड इन 2023? करेक्ट ऑप्शन है ए, अक्टूबर 31। दोस्तों अक्टूबर 31 को और भी कुछ सेलिब्रेट किया जाता है हमारे नेशनल लेवल पे। कमेंट करके बताइए क्या सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप बहुत ही अच्छे से तैयारी में जुड़े हैं, अगर नहीं भी तैयारी में जुड़े हैं तो ये तो एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 164, व्हाट वाज द थीम ऑफ 4th एडिशन ऑफ गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2023? यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन रीजन, कन्वर्टिंग कॉमन मैरीटाइम प्रायोरिटीज इनटू कोलैबोरेटिव मिटिगेटिंग फ्रेमवर्क्स। 4th edition of Goa Maritime Conclave 2023 was held by Indian Navy under the aegis of Naval War College Goa, and the conclave was attended by delegates from 12 Indian Ocean nations. ध्यान में रखिएगा उन कंट्रीज़ को, कोमोरोस, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, म्यांमार, सिचल्स, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 165, What is the name of submersible used in India's deep ocean mission? देख रहे हैं दोस्तों, कई बार आप बहुत ज़्यादा डीप में जा करके पढ़ते हैं, बट यहाँ पे डीप ओशन मिशन में से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये बहुत मुझे लगता है जो बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं एकदम क्लास 1-2 लेवल की, उनके लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी, दैट इज़ समुद्रयान। अब क्योंकि आप पैशन एजुकेशन के चैनल पे हैं तो सिर्फ PYQs हम रेफ़र करके तो जान ही देंगे, डीप में समझेंगे डीप ओशन मिशन को। ये इंडिया का एम्बिशियस प्रोग्राम है टू एक्सप्लोर एंड हार्नेस द डेप्थ ऑफ द ओशन। इट एम्स टू एड्रेस साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस एसोसिएटेड विद ओशन एक्सप्लोरेशन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। बेसिकली ये जो डीप ओशन मिशन है ना दोस्तों, ये प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के अंदर जो 9 मिशन है उसमें से एक है। समुद्रयान एंड मत्स्य 6000 के बारे में बात कर लेते हैं। सो समुद्रयान एक क्रूड मिशन है, यानी यहाँ पे लोगों को भेजा जाएगा टू एक्सप्लोर ओशन डेप्थ्स रीचिंग 6000 मीटर इन सेंट्रल इंडियन ओशन। दिस मिशन विल बी कैरिड आउट यूजिंग मत्स्य 6000, अ डीप ओशन
सबमर्सिबल डिज़ाइन टू एकोमोडेट अ 3 member क्रू। सो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहली चीज़ ये जो डीप ओशन मिशन है उसके अंदर समुद्रयान है, ठीक है। समुद्रयान एक तरीके का क्रूड मिशन है। डीप ओशन मिशन के तहत हम डेप्थ में जाकर के एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, और उसी के अंदर हमने लॉन्च किया है समुद्रयान मिशन, जो एक क्रूड मिशन है ताकि एक्सप्लोर किया जा सके। अब जो व्हीकल उसके लिए यूज़ किया जाएगा, सबमर्सिबल यूज़ किया जाएगा, उसका नाम है मत्स्य 6,000 meter depth is strategically significant due to presence of valuable resources such as polymetallic nodules and sulfides containing essential metals found between depth of 3,000 to 5,500 meter। एक और चीज़ जान लेते हैं, वराहा। इंडिया का डीप ओशन माइनिंग सिस्टम, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कंडक्टेड सक्सेसफुल डीप सी लोकोमोशन ट्रायल यूजिंग वराहा एंड अंडर वाटर माइनिंग सिस्टम एट अ डेप्थ ऑफ 5,270 मीटर इन द सेंट्रल इंडियन ओशन। तो आपने समुद्रयान, मत्स्य 6,000 सभी चीज़ जान ली, अब वराहा को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 166, द टर्म कवच ऑफन सीन इन न्यूज़ इज रेफर्ड टू। करेक्ट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों यहाँ पे ए, दैट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। कवच के बारे में जानते हैं। सो इट इज़ अ कैब सिग्नलिंग ट्रेन कंट्रोल सिस्टम विथ एंटी कोलिजन फीचर डेवलप्ड बाय रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन एसोसिएशन विथ 3 इंडियन वेंडर्स। दोस्तों कई बार आपको न्यूज़ पे हादसे सुनने को मिलते हैं कि 2 ट्रेनों के बीच में टक्कर हो गई और काफ़ी सारी जान माल का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे कवच एक एंटी कोलिजन सिस्टम है। इट हैज़ बीन अडॉप्टेड एज अवर नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। It adheres to safety integrity level 4 standards and act as a vigilant watchdog over the existing signaling system, alerting the loco pilot when approaching a red signal and applying automatic brakes if necessary to prevent overshooting the signal. Question number 167. Which country has officially embedded its nuclear weapon status in its constitution? न्यूक्लियर वेपन का स्टेटस इनमें से दी हुई किन कंट्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसको जाहिर किया है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी, नॉर्थ कोरिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन 167 के अंदर मुझे लगता है इंडिया के रिलेटेड अगर आपको कुछ पता होना चाहिए तो हम जानेंगे कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी हिस्ट्री क्या रही है और अभी तक क्या सिचुएशन रही है ना दोस्तों। मज़ेदार जानकारी है, तो जानिए इसके बारे में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया वाज इनिशिएटेड इन लेट 1940s अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा। याद रखिएगा, ये यहाँ पे मैंने बहुत ही सोच समझ के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिया है क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं एंड ये वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स रह रहा है जब से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं और ईरान ने जो अपनी गतिविधियां बढ़ाई है न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ। Nehru was against nuclear weapon, so he pleaded with the superpower for comprehensive nuclear disarmament. However, the nuclear arsenal kept rising. जब कम्युनिस्ट चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया अक्टूबर 1964 में, तो उसी के बाद से 5 न्यूक्लियर पावर्स यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना, जिन्हें 5 परमानेंट मेंबर भी कहा जाता है यूएनएससी के। तो याद रख लीजिएगा, ये वो 5 हैं जो यूएनएससी के परमानेंट है। 15 मेंबर होते हैं यूएनएससी के, 5 परमानेंट, 10 का हर 2 साल पे चुनाव किया जाता है पर्टिकुलर रीजन्स में से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 5 है ये वो भी देश हो जाते हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर था। अब ये क्या करते हैं, दे हैड ट्राइड टू इम्पोज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968 ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये 5 कंट्रियों ने, मैं कहानी के तौर से आपको समझा रही हूँ कि ये 5 कंट्रियों ने खुद तो न्यूक्लियर पावर हासिल कर लिया, अब ये दूसरों के ऊपर कोशिश करते हैं एनपीटी ट्रीटी जो है ये लागू करने की, जो 1968 से ये लागू करने की कोशिश करता है। अब इसे सरल समझेंगे यहाँ पे। इसी के साथ ध्यान में रख लीजिएगा कि इंडिया की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके जनक माना जाता है होमी भाभा को।
Signed in 1968, this treaty entered into force in 1970 and now it has 190 members. It requires countries to give up any present or future plan to build nuclear weapon in return for access to peaceful uses of nuclear energy. इसका मेन ऑब्जेक्टिव की बात कर लें तो 3 है: नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट एंड राइट टू पीसफुल यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इंडिया ने ये जो एनपीटी है ना, इस ट्रीटी को डिस्क्रिमिनेटरी कहा था एंड रिफ्यूज़ कर दिया था इसे साइन करने से। इंडिया ऐसे किसी भी ट्रीटीज़ को, किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को अपोज करता है जो एनपीटी वाली थ्योरी बताती है, बिकॉज ये क्या करता है, ये सिलेक्टिवली एप्लीकेबल होते हैं नॉन न्यूक्लियर पावर्स कंट्रीज़ के ऊपर, ठीक है, एंड मोनोपोली बनाने की कोशिश करते हैं उन 5 कंट्रीज जिन्होंने न्यूक्लियर पावर का जो स्टेटस है वो हासिल कर लिया और दूसरों को चाहते हैं उनके पास ना हो। कहानी यहाँ ही नहीं रुक रही है दोस्तों, हम इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में और भी ज़्यादा डीप में जानेंगे। द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन बाय इंडिया इन मई 1974, जिसके बाद आपको पता है कि सैंक्शंस वगैरह लगते हैं इंडिया के ऊपर। तो इंडिया अपना पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेक करता है मई 1974 में, स्माइलिंग बुद्धा, जिस टेस्ट को नाम दिया जाता है। India argued that it was committed to the policy of using nuclear power only for peaceful purpose. India opposed the indefinite extension of NPT in 1995 and also refused to sign Comprehensive Test Ban Treaty. इंडिया इसी के तहत अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है। आप ध्यान में रखिएगा, इंडिया के ऊपर काफ़ी सैंक्शंस लग रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर बैन लगाया गया है, काफ़ी नज़र रखा जा रहा है। इन सब चीज़ों के बावजूद इंडिया मई 1998 में पोखरान के अंदर टेस्ट कंडक्ट कराता है, डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कैपेसिटी टू यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पस। सो दोस्तों, यहाँ आपने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना है। आशा करती हूँ ये पूरे तरीके से, अगर इन बेसिक क्वेश्चन बनता है तो आप उसे सही से टिक मार्क कर लेते हैं। तो दोस्तों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, वीडियो को लाइक बटन हिट कर दीजिए एंड अपने दोस्तों तक, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चैनल बड़ी वैलिड चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, आपके काम आ सकता है, वर्दी है, तो दोस्तों तक ज़रूर फैलाएं, उनके साथ ज़रूर से लिंक शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू लॉन्च इट्स वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी, नेशनल मेडिकल कमीशन। National Medical Commission is launching a one nation, one registration platform to streamline and centralize doctor registrations, eliminating duplication and red tape while providing the public easy access to information on all physicians practicing in India. Doctors will be assigned a unique identification number in National Medical Register. This number will serve as an identifier throughout their medical career. Question 169. Who were awarded the prestigious White House National Medals for Technology and Innovation and the National Medal of Science by US President Joe Biden? करेक्ट ऑप्शन हो जाता है अशोक गडगिल एंड सुब्रत सुरेश। करेक्ट ऑप्शन है ए। सो यहाँ पे हम दोनों ही जो कैटेगरी के अवार्ड्स दिए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे दोस्तों। नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एक तरीके के हाईएस्ट ऑनर है फॉर टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इन यूएस। This award recognizes people, teams, companies, or division of companies for their contribution to country's economic, environmental, and social well-being. The award was established in 1980 and it is administered by U.S. Department of Commerce, Patents, and Trademark Office. उसी तरीके से बात कर लेते हैं नेशनल मेडल ऑफ साइंस के बारे में। So this award recognizes individual for their contribution to science and engineering. The president makes the final decision on who receives the award after committee review, and the White House makes the announcement. Question number 170. Who has been appointed as a member of Strategic and Technical Advisory Group for Tuberculosis by World Health Organization? C. Sarang DEO. सो दोस्तों, जान लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ध्यान में रखिएगा। कई बार इतने छोटे से स्टेटमेंट दे दिया जाता है क्या ये वायरल है या बैक्टीरियल है, और आप वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इट कैन प्रैक्टिकली अफेक्ट एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और जो मोस्ट कॉमन वन है वो है लंग्स। और
lymph nodes, intestine, spine, and brain. It is an airborne infection that spread through close contact with infected, especially in densely populated spaces with the poor ventilation. MDR टीबी की बात करें, दैट इज़ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ टीबी है जो ऐसा बैक्टीरिया के द्वारा कॉज कर लिया जाता है दैट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू आइसोनिसिन एंड रिफामिसिन, जो दो मोस्ट पावरफुल फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स हैं। तो उसी को कह दिया जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। MDR TB is treatable and curable, ठीक है, by using second line drugs such as बेंडाक्विलिन। बट उसके भी एक लेवल ऊपर एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आ जाता है, जो कि कॉज किया जाता है मोर सीरियस फॉर्म ऑफ MDR TB caused by bacteria that do not respond to the most effective second line anti-TB drug, often leaving patient without any further treatment option. सो दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज का PYQs का हमारी आज की जो PYQs की सीरीज़ है यहाँ पे अंत हो जाती है। हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। आशा करती हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें जानने मिलेगी। अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक बटन हिट कर दीजिएगा, वीडियो का लाइक बटन ज़रूर से हिट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।